एक 16 वर्षीय लड़की जो अपने माता पिता और छोटी बहनों के साथ एक ही घर में रहती थी, अपने कमरे में सोने चली गई थी और सुबह वह मृत पाई गई। पुलिस को तुरंत एहसास हुआ कि वे एक हत्या से निपट रहे थे, लेकिन उसके किसी भी रिश्तेदार को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार मामले को सुलझाने में 31 साल लग गए, लेकिन घटनाओं के इस मोड़ के लिए कोई भी तैयार नहीं था। फॉन कॉक्स का जन्म 24 मार्च 1973 को कैंसस सिटी मिसौरी में हुआ था। जल्द ही उनकी 2 और बेटियां हुईं। परिवार एक छोटे से 2 मंजिला घर में रहता था। कम उम्र से ही एक उबड़ खाबड़ आवासीय पड़ोस में उसने अपने माता पिता को छोटे बच्चों की देखभाल करने में मदद की। वह नियमित रूप से चर्च जाती थी और तैराकी का आनंद लेती थी। जब वह 16 साल की हुई तो फॉन को एक स्थानीय मनोरंजन पार्क में अंशकालिक नौकरी मिल गई। उसका परिवार काफी गरीब रहता था और लड़कियों की तलाश थी। स्कूल से अपने खाली समय में कम से कम कुछ पैसे कमाने के लिए उन्होंने 1979 की गर्मियों की अधिकांश छुट्टियां काम पर बिताईं। ज्यादातर लड़कियां कैश रजिस्टर के पीछे खड़ी रहती थीं और मनोरंजन की सवारी के लिए टिकट बेचती थीं। बुधवार 26 जुलाई को उन्होंने रात लगभग 10 बजे अपनी शिफ्ट पूरी की। मां और छोटी बहन ने उसे कार में उठाया, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन द्वारा पार्क से उसके घर तक पहुंचने में काफी समय लगता था। घर लौटने के तुरंत बाद फॉन बिस्तर पर चली गई, क्योंकि उसे अगली सुबह फिर से काम पर जाना था। लड़की दूसरी मंजिल पर सोती थी। उसका अपना कमरा था। उसकी बहनें आमतौर पर अगले कमरे में सोती थीं, लेकिन उस रात वह फर्श पर अकेली थी। उसकी बहन एम्बर, जो केवल 1 वर्ष छोटी थी, उस रात एक परिचित परिवार के लिए बच्चों की देखभाल कर रही थी। दूसरी बहन फेलिशिया ने फैसला किया पहली मंजिल पर सोने के लिए, क्योंकि वहां ठंडक ज्यादा थी, बहुत गर्मी की रात थी और एकमात्र एयर कंडीशनर नीचे ही काम कर रहा था। और उनके माता पिता भी पहली मंजिल पर सोए थे। अगली सुबह लगभग 9 बजे पूरा परिवार आवाज सुनकर जाग गया। फॉन के कमरे में अलार्म घड़ी थी, लेकिन लड़की ने किसी कारण से इसे बंद नहीं किया। तब उसकी छोटी बहन और मां उसके कमरे में गईं, जहां एक भयानक दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। फॉन बिस्तर पर लेटा हुआ था और जीवन का कोई संकेत नहीं था। उसकी गर्दन पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। लड़की की नब्ज भी नहीं चल रही थी और उसके माता पिता ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन वे अब उसकी मदद करने में सक्षम नहीं थे। यह स्पष्ट था कि फॉन की कुछ घंटे पहले मृत्यु हो गई थी। उसके शरीर की जांच करने के बाद चिकित्सा विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि मौत का कारण गला घोंटना था और लड़की की मृत्यु हो गई। पहले घंटों से ही दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। पुलिस को एहसास हुआ कि उनके सामने एक बहुत ही कठिन जांच थी। इस तथ्य के बावजूद कि फॉन को एक छोटे से घर में उसके कमरे में मार दिया गया था, जिसमें बहुत खराब साउंड प्रूफिंग थी, उसके माता पिता और बहन ने कुछ भी नहीं सुना था। हालांकि स्पष्टीकरण था पहली मंजिल पर एयर कंडीशनर पुराना था और बहुत तेज आवाज वाला था, जिससे घर में कोई भी शोर नहीं हो रहा था। उस रात हिरण की बहन ने एकमात्र अजीब बात देखी। उनका पूडल उत्सुकता से व्यवहार कर रहा था और भौंक रहा था, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह व्यवहार था इस तथ्य को जिम्मेदार ठहराया गया कि कुत्ता गर्भवती थी। घटनास्थल की जांच करने के बाद पुलिस ने कई महत्वपूर्ण खोज की। उनका सिद्धांत यह था कि हमलावर या समूह ने पिछवाड़े की ओर देखने वाली दूसरी मंजिल की खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश किया था। घर के पास एक पुराना ट्रेलर खड़ा था, जो हो सकता था आसानी से आउटबिल्डिंग की छतरी तक चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो खिड़की के लगभग समतल थी। खिड़की खुद ही खुली रह गई थी, क्योंकि दूसरी मंजिल पर कोई एयर कंडीशनिंग नहीं थी और विशेषज्ञों ने पाया कि हिरण के कमरे में किसी तरह गर्मी से लड़ना पड़ता था। पहला महत्वपूर्ण सुराग, कुछ छोटे बाल, छोटे खून के धब्बे और उसके बिस्तर की चादर पर वीर्य के निशान। इन सभी को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था। इसके अलावा घर से रेडियो, निंटेंडो गेम कंसोल और एक स्टीरियो रिकॉर्डर सहित कई वस्तुएं गायब थीं। चूंकि घर के सामने जमीन पर कई अन्य सामान पाए गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे चोर ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए खिड़की से बाहर फेंक दिया था, लेकिन किसी कारण से उन्हें वहीं छोड़ दिया। जासूसों ने यह भी पाया कि विभिन्न सामान एक कोठरी से हटा दिए गए थे।
दूसरी मंजिल पर पास के कमरे में उनका मानना था कि अपराधी उस कोठरी में छिपा हुआ था, जबकि वह घर में सभी के सोने का इंतजार कर रहा था। आमतौर पर हिरण की बहन उस कमरे में सोती थी, लेकिन उस रात ऐसा नहीं हुआ। इस कारण से किसी ने प्रदर्शन की वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस को एक और अजीब सुराग मिला। हिरण के बच्चे के कमरे में एक पुरानी सेना की टोपी मिली थी। उसके सभी रिश्तेदारों ने कहा कि उन्होंने लड़की को इसे पहने हुए कभी नहीं देखा था। इसलिए जासूसों ने मान लिया कि हत्यारा घटनास्थल की टोपी भूल गया होगा। सबूतों की प्रभावशाली श्रृंखला के बावजूद पुलिस ऐसा करने में असमर्थ रही। संदिग्धों की तुरंत पहचान करें। समस्या यह है कि 1959 में डीएनए फॉरेंसिक अविकसित था और उस समय कोई सामान्य आनुवंशिक डेटाबेस नहीं थे। जासूस बेंजामिन कैल्डवेल, जिन्होंने मामले को संभाला था, उन्होंने जो हुआ उसका मुख्य संस्करण सामने रखा। उनकी राय में कई हमलावर हो सकते थे और वे घर को अच्छी तरह से जानते होंगे। न केवल वे यह भी जानते थे कि घोर अंधेरे में पिछवाड़े से दूसरी मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए, लेकिन उन्हें कमरों का लेआउट भी पता होना चाहिए। पुलिस के लिए अगला कदम गवाहों की तलाश करना था। उन्होंने फोन के पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन सभी बेनतीजा रहे। जासूसों के सामने एक गंभीर समस्या थी। जिस पड़ोस में घर स्थित था, बहुत गरीब और अपराधी थे। डिफरेंट क्रिमिनल गैंग वहां अलग हो गए और उनके मेंबर्स को न्याय के कटघरे में लाना काफी मुश्किल था। हिरण के बच्चे की हत्या के 1 महीने बाद मामला आखिरकार जमीन पर उतर गया। पुलिस के पास एक गवाह था जिसने उन्हें 3 संदिग्धों की ओर इशारा किया। यह गवाह कई महत्वपूर्ण बातें जानता था। विवरण है कि पुलिस ने कभी खुलासा नहीं किया, इसलिए उनकी कहानी को गंभीरता से लिया गया। संदिग्ध 3 किशोर थे, जिनमें से एक फोन के समान कक्षा में था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई, लेकिन लड़कों ने उनके घरों में से एक की तलाशी के दौरान हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। पीड़ित के कमरे से चुराए गए सामान मिले। यह उन तीनों पर हत्या का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन यहां भी जासूसों को निराशा हुई। पहले गवाह ने अचानक मुकर गया और पुलिस के साथ सहयोग करना बंद कर दिया। दूसरे, अपराध स्थल पर पाए गए रक्त, बाल और वीर्य का डीएनए विश्लेषण किया गया। उन वर्षों में संदिग्ध के नमूनों के साथ स्पष्ट मिलान नहीं दिखाया जा सका। विशेषज्ञ अभी तक नमूनों का सटीक मिलान स्थापित नहीं कर सके और उनके सभी परीक्षणों में संदिग्ध परिणाम सामने आए। दूसरे शब्दों में, विश्लेषण पूर्ण मिलान या गारंटीकृत बेमेल की पुष्टि नहीं कर सका। इसके बावजूद पुलिस एक पूछताछ के दौरान उनमें से एक से उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे। उसने कबूल किया कि वह वास्तव में उस रात हिरण के बच्चे के घर में घुस गया था और अन्य लड़कों के साथ था, और उसने चित्रित कुछ चीजें चुरा लीं, जिससे वह दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। चंदवा की छतरी और यहां तक कि उनके अनुसार अज्ञात विवरण भी सामने आए जब उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसका हैंडल गिर गया। लड़के ने इसे पास की झाड़ी के नीचे छिपा दिया और पुलिस को वह वस्तु उसी स्थान पर मिली, सिवाय उस युवक के तुरंत अपना बयान वापस ले लिया और जांच में सहयोग नहीं किया, जिससे उसके कबूलनामे को अदालत में इस्तेमाल होने से रोका जा सकता था। इस वजह से पुलिस को उन लोगों को जाने देना पड़ा और जांच फिर से रुक गई। सबसे अधिक संभावना है कि गवाहों को केवल डराया गया था, लेकिन बिना मामले में अदालत में उनकी गवाही की लगभग कोई संभावना नहीं थी। हम केवल इतना जानते हैं कि उनमें से एक ने हिरण के घर से सामान चुराने के लिए 8 महीने जेल में बिताए थे। तब से मामला लंबी दहलीज में चला गया है। पुलिस ने 2000 के दशक की शुरुआत तक जांच दोबारा नहीं खोली थी और पहला काम जो उन्होंने किया वह था अपराध स्थल से डीएनए नमूने CODIS डेटाबेस में अपलोड करना। इसे कई साल पहले बनाया गया था और इसमें गंभीर अपराधों के लिए प्रयास किए गए लोगों के डीएनए नमूने शामिल थे। दुर्भाग्य से फोन किलर के लिए कोई मिलान नहीं मिला। इस डेटाबेस का उद्भव था डीएनए के अध्ययन में प्रमुख वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप। इसने पुलिस को 3 मूल संदिग्धों से डीएनए नमूने वापस लेने और अधिक उन्नत परीक्षण करने की अनुमति दी। इस बार विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि बाल, वीर्य और रक्त उनमें से किसी का नहीं था, बल्कि यह था। इस तथ्य को देखते हुए अजीब है कि संदिग्धों के पास हिरण के बच्चे का सामान मिला था
जासूसों ने अनुमान लगाया कि 3 लोगों ने वास्तव में रात में उसके घर को लूट लिया था, लेकिन उनके साथ एक और आदमी था। वह वही था जिसने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे मार डाला था। यह सब भी उठाया गया था। और भी सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि 4 अपराधियों ने बिना किसी को बताए घर में घुसकर फोन की हत्या कर दी और बिना किसी की नजर में आए अपराध स्थल से चले गए? पुलिस के पास अभी भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तब से मामला एक बार फिर हर गुजरते साल के साथ रुक गया है। फोन परिवार कम विश्वास कर रहा है और इस बात से भी कम कि हत्या की गुत्थी कभी सुलझ पाएगी। वे यह मानते रहे कि वे 3 संदिग्ध उस रात उनके घर में थे और हत्यारे की ओर इशारा कर सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। केवल एक चीज जो उन्हें सच्चाई जानने में मदद कर सकती थी, वह संग्रहित डीएनए नमूना था। 2018 में पुलिस लैब में कुछ दिलचस्प हुआ। एम्बर फोन की छोटी बहन ने अपराध के बारे में कुछ परेशान करने वाले विवरण का खुलासा किया। उसने अपने अस्तित्व के 20 वर्षों में अनसुलझे अपराधों के लिए एक लोकप्रिय अमेरिकी मंच पर पुलिस के लिए हर मसले पर अपने विचार रखे थे। बहुत रिलायबल स्टेटस और इसके प्रतिभागियों ने पुलिस को कई हाई प्रोफाइल मामलों में मदद की है। एम्बर को वेरीफाइड और वैलिडेट किया गया कि वह असलियत में वही है जो वह कहती है कि वह है, इसलिए उसकी पोस्ट ध्यान देने योग्य है। उसने खुद मंडे टू फ्राइडे तक नैनी के रूप में काम किया था और थी केवल वीकेंड में दिन के दौरान घर पर लड़की दूसरी मंजिल पर वेरी रूम में सोती थी, जिसके जरिए चोर घुसे थे। नैनी के मुताबिक अपराधियों को तुरंत देखा जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने घर पर नजर रखी होती है। बहन काम से लड़की को लेने गई थी। इन सब के बावजूद एम्बर की कहानी मामले को सुलझाने के करीब नहीं ला सकी, लेकिन यह पहले से ही 2018 था और डीएनए अनुसंधान का विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका था। सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लंबे समय से भूले हुए मामले नए विश्लेषण उपकरणों की बदौलत सुलझ रहे थे। फोन के रिश्तेदारों ने यह सब देखा और नाराज थे कि पुलिस को हत्या को फिर से खोलने की कोई जल्दी क्यों नहीं थी। जांच के दौरान वे मामले के बारे में जासूसों से बात करते रहे और हर बार उन्हें एक ही जवाब मिला, विस्तारित डीएनए परीक्षण के लिए धन की आवश्यकता होती है और पुलिस के पास दर्जनों मामले हैं। इस कारण से रिश्तेदारों को अपनी बारी और धन आने का इंतजार करना पड़ा, लेकिन उन्होंने फैसला किया, पहल करें और 2019 में एक धन संचयन शुरू किया। परिवार डीएनए नमूनों की पूरी लागत को कवर करना चाहता था और किसी भी जानकारी के लिए $10,000 का इनाम भी दिया, जिससे मामले की व्यापक मीडिया कवरेज और कई लोगों के कारण अपराधियों को पकड़ा जा सके। परिवार द्वारा दिए गए साक्षात्कार, देखभाल करने वाले कई लोगों ने मदद के अनुरोधों का जवाब दिया। परिवार ने तुरंत आवश्यक धनराशि एकत्र की, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा हुई। पुलिस विभाग ने पीड़ित के रिश्तेदारों की कीमत पर इस जांच को शुरू करने से इनकार कर दिया। प्रमुख जासूस ने समझाया, ऐसी स्थिति में एक बड़ी समस्या होनी ही थी। अगर एक पीड़ित के रिश्तेदार ऐसे परीक्षणों के लिए भुगतान कर सकते थे और परिणामों में तेजी ला सकते थे, तो सैकड़ों अन्य परिवार जो अपने प्रियजनों की हत्या के लिए वर्षों से खोज कर रहे थे, उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। सही है, लेकिन इस तरह की चीज को व्यवहार में लागू करना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया में केवल कुछ प्रयोगशालाएं ही इनोवेटिव डीएनए परीक्षण करती हैं और ऐसा करने के इच्छुक लोगों की एक साथ आमद के साथ उनके संसाधन बस पर्याप्त नहीं हैं। इस क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है पैराबॉन नैनो लैब्स, जिनका उल्लेख हम पहले ही अन्य रीलों में बार बार कर चुके हैं। उन्होंने डीएनए के अध्ययन में सबसे छोटे आनुवंशिक नमूनों से किसी व्यक्ति के रिश्तेदारों को खोजने से लेकर डीएनए के मालिक का अनुमानित चित्र बनाने तक जबरदस्त प्रगति की है। यह लैब ही थी जिस रात हिरण के बच्चे की हत्या हुई, उस रात उसके शयन कक्ष में छोड़े गए नमूनों का अध्ययन अपने हाथ में लेने के लिए लड़की के रिश्तेदारों का मानना था कि पुलिस को उनके मामले को आगे बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वे एक बुरे पड़ोस से आने वाले गरीब परिवार थे और हत्या प्राथमिकता नहीं थी। वहां जांचकर्ताओं के लिए एक साक्षात्कार में सिस्टर फोन ने कहा कि यदि यह अमीर या उच्च पदस्थ लोगों के परिवार की हत्या होती तो सभी आवश्यक जांच तुरंत कर दी गई होती।
दुर्भाग्य से वे कभी भी इस प्रक्रिया में तेजी लाने में कामयाब नहीं हुए और देर तक ऐसा नहीं हुआ। 2020 में लंबे समय से प्रतीक्षित ब्रेक थ्रू हुआ, लेकिन परिवार उस तरह की सच्चाई के लिए तैयार नहीं था। FBI से फंडिंग के साथ पुलिस ने हिरण के बच्चे के कमरे से नमूने एक प्रयोगशाला में भेजे। वहां उन्होंने DNA की विस्तृत जांच शुरू की और संभावित खोज की। इसके मालिकों के रिश्तेदार यह हत्या स्थल पर पाया गया वीर्य का नमूना था, जिसके साथ उन्होंने नवंबर 2020 में ज्यादातर काम किया था। आखिरकार वे उस व्यक्ति को ढूंढने में सक्षम हुए जिसका DNA था। यह हिरण के बच्चे का चचेरा भाई डोनाल्ड कॉक्स निकला। निश्चित रूप से ऐसी खबर ने चौंका दिया। हिरण के बच्चे की मृत्यु के समय पूरा परिवार डोनाल्ड 21 वर्ष का था और किसी ने भी उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में नहीं सोचा था, जिसमें कहा गया था कि डोनाल्ड एक बहुत ही परेशान व्यक्ति था और लगातार सलाखों के पीछे था। उस पर चोरी और अवैध पदार्थ रखने जैसे दुष्कर्मों के लिए मुकदमा चलाया गया था। दुर्भाग्य से उन वर्षों में उन्होंने अभी तक ऐसे अपराधियों से DNA नमूना नहीं लिया था, अन्यथा यह मामला बहुत पहले ही सुलझ गया होता। डोनाल्ड की 2006 में अधिक मात्रा में शराब पीने से मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी मौत की जांच की क्योंकि कुछ परिस्थितियां उन्हें संदेहास्पद लग रही थीं। यह उस जांच के कारण था। उसके DNA का नमूना संरक्षित किया गया था, लेकिन इसे FBI डेटाबेस में दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि उस मामले में वह व्यक्ति पीड़ित था, अपराधी नहीं। एक बार विशेषज्ञों ने पुलिस को अपनी खोज के बारे में सूचित किया तो उन्होंने नमूने का मिलान हत्या स्थल पर पाए गए वीर्य से किया और मिल गया। 100 मैच इस खोज की गंभीरता के बावजूद रिश्तेदारों को उस प्रश्न का उत्तर मिल गया है जो उन्हें 31 वर्षों से परेशान कर रहा था। लेकिन पूरी कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहा। बहुत सारे सबूतों ने संकेत दिया कि 3 मूल संदिग्ध भी थे उस रात फॉन हाउस में। अब यह स्पष्ट हो गया था कि अपराधियों को घर और परिवार की दिनचर्या के बारे में कैसे पता था, इसलिए डोनाल्ड अक्सर वहां आता था और इन सभी बारीकियों को जानता था। हालांकि पुलिस ने मामला बंद कर दिया और तीनों बहनों के खिलाफ कोई नया आरोप दर्ज नहीं किया गया। फॉन ने कहा कि उन्हें उनसे कबूलनामा लेने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं दिखता। भले ही वे लोग रात में घर में मौजूद थे, हो सकता है कि उन्होंने हत्या भी न देखी हो सकता है कि डोनाल्ड घर में अकेले रहे हों और तभी उन्होंने फोन पर हमला किया हो। फेलिशिया ने कहा कि तीनों संदिग्धों ने इस पूरे समय में अपने कृत्य के लिए पहले ही भुगतान कर दिया था, जबकि मामला अनसुलझा था। पूरा पड़ोस उनके अपराध के बारे में 100% निश्चित था, क्योंकि इसके कारण उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया था, जिसके सभी परिणाम होंगे। सिस्टर फोन के अनुसार उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा मामला बंद होने के बाद यह पता चला कि पुलिस को मूल रूप से पता चला था। उनमें से एक के परिवार के संदिग्धों के बारे में रिश्तेदारों ने उसके सामान के बीच एक निंटेंडो सेट टॉप बॉक्स देखा और याद किया कि यह वही था जो फोन के घर से चोरी हो गया था। यह खबर में था और पड़ोस में हर कोई पहले से ही विवरण जानता था। किसी भी मामले में उनके अपराध को साबित करना बिल्कुल असंभव है और पीड़ित के रिश्तेदारों को आखिरकार हत्यारे का नाम पता चल गया। वह 17 साल तक बिना किसी सजा के जीवित रहा, जो उसने इतने समय में किया था जैसे कि उसके परिवार के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन आखिर में नशे की लत ने उसे मौत की ओर धकेल दिया और अब वह किसी के लिए खतरा नहीं था। प्लीज इस पर अपनी राय कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।